हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये टॉप 1000 करंट अफेयर की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम यूपी पीसीएस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक हैं, उन्हें कवर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी कवर किए हैं, जिनमें बजट, सैन्य अभ्यास, इंडेक्स, रिपोर्ट्स, इसके अलावा और भी जितनी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो सब कवर किए गए हैं। और इसी कड़ी में आज हम जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, विभिन्न पदों पर बैठे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, उन्हें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं, पदाधिकारियों की जो नियुक्तियां की गई हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर कवर किए गए हैं, क्योंकि इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, या किसी महत्वपूर्ण संस्था के अध्यक्ष, जैसे डब्ल्यूटीओ के या वर्ल्ड बैंक के या आईएमएफ के, इनके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में, और ऐसे ही सवालों को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ऐसे ही करंट अफेयर को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त सूचना आपको दे देता हूँ, सूचना इस चैनल से संबंधित है। चैनल में जितने भी प्रकार की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही हैं, चाहे वो पिछले 28 साल के महत्वपूर्ण तथ्यों की पीडीएफ हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी हो, या फिर अन्य किसी प्रकार की पीडीएफ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के पहले लिंक में आपको सारी जानकारी, जो लिंक है उस पर क्लिक करके प्राप्त हो जाएगी। तो आप जाइए और जल्दी से देख लीजिए। और अगर आपने इसके पहले के जो वीडियो हैं करंट अफेयर के, वो सब नहीं देखे हैं, लगभग 800 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं, उन 800 टॉपिक्स को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं। तो जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी और उनकी नियुक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं कि भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस समय कौन है। तो 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ और इंडिया जो है वो आर वेंकट रमणी को बनाया गया है। किसको? 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और तो लगे हाथ आप ये भी जान लीजिए कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता जी हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसे चुना गया है, तो DY चंद्रचूड़ जी को चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि ये किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये तो सबको पता है कि DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बने हैं, लेकिन हमको याद ये रखना है कि किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। कौन है? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। और अभी हाल ही में CDS विपिन रावत जी के बाद CDS किसे नियुक्त किया गया है, तो अनिल चौहान जी को CDS नियुक्त किया गया है। कौन है? अनिल चौहान जी हमारे वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS हैं। तो लगे हाथ सभी सेनाओं के अध्यक्ष भी देख लेते हैं, हेड। तो नौसेना अध्यक्ष इसमें कौन है? एडमिरल R हरि कुमार, ये 25वें हेड हैं। और वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। और थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, 29वें हेड हैं ये। ठीक है, तो आप इनके नाम बस याद रखिएगा, कभी कभार मिलान करने के लिए पूछ लेता है यूपीपीसीएस में। आगे देखते हैं, तो इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और चूंकि 2 अन्य मुख्य आयुक्त होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके भी नाम जान लीजिए। अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनमें है एक अरुण गोयल जी, और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार। अरुण कुमार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, अरुण कुमार मिश्र, और ये 8वें मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और यूपीपीसीएस के मुख्य फोकस हमेशा महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, OBC आयोग, SC/ST आयोग, इन पे खूब रहता है। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण पदाधिकारी की ओर। तो मैंने आगे महिला आयोग की अध्यक्षा को भी कवर किया हुआ है, जिसमें वर्तमान में भारत की जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इनके अध्यक्ष कौन है, तो वो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा, ये 9वीं जो है महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको पता होगा, NK सिंह। और माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पर ये एक नाम एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ये गलत है। ठीक है, NK सिंह यहाँ पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी चर्चा में रहा है, क्योंकि इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी कवर किया हुआ है।
और इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, ये 10वें अध्यक्ष हैं इसरो के। और नीति आयोग के सीईओ अभी नियुक्त किए गए हैं, कौन? BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं डॉक्टर अधीर रंजन चौधरी। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा के विपक्ष के नेता है, बता रहा हूँ, रुक जाइए, राज्यसभा का माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने कवर नहीं किया। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है ये आप गूगल करके देख लीजिएगा। राज्यसभा के जो सदन के नेता हैं, मतलब पक्ष के नेता हैं, वो पीयूष गोयल हैं। लोकसभा में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन राज्यसभा में पीयूष गोयल सदन के नेता हैं। और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और इस समय भारत की जो राष्ट्रपति हो, किस नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन है राष्ट्रपति? ये तो आप सब जानते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। लेकिन किस नंबर की हैं? ये तो 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और इन्होंने किसको राष्ट्रपति पद के लिए हराया था? यशवंत सिन्हा जी को हराया था। यशवंत सिन्हा जी इनके विपक्ष में खड़े थे, उनको हराया था। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है इस समय? तो वो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। ये पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और राजस्थान के मूल निवासी हैं। और इनके विपक्षी उम्मीदवार जिन्होंने जिसको हराया है वो है मार्गरेट अलवा जी। ये महिला उम्मीदवार थी मार्गरेट अलवा, कांग्रेस की तरफ से। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो है हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। और IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो मैरी कॉम को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी आपको याद रखिएगा। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत हैं आयुष्मान खुराना। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। इंपॉर्टेंट है, BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। सौरभ गांगुली जी की जगह इन्होंने ली है। और अगला है भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन है? भारत की ओर से G20 जो शिखर सम्मेलन होगा इस बार भारत में होगा और अध्यक्षता भारत के हाथों में है। तो G20 के मुख्य समन्वयक कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक मतलब नियुक्त किए गए हैं। अब भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन है? तो G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं भारत की ओर से। और भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो G अशोक कुमार। कौन है? G अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। और एयर इंडिया के अध्यक्ष, टाटा सन्स के अध्यक्ष जो पुनः नियुक्त हुए हैं वो है N चंद्रशेखरन। कौन है? N चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष और टाटा सन्स के अध्यक्ष पुनः नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख है इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, इकबाल सिंह लालपुरा। और भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PT उषा जी राज्यसभा की मेंबर भी हैं और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी नियुक्त हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष हैं। और JNU की पहली महिला वाइस चांसलर कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, शांति श्री पंडित। कौन है? शांति श्री पंडित। ये JNU की पहली महिला वाइस चांसलर हैं, पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। और गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो निम्बिन आचार्य। कौन है? निम्बिन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। इस तरह के सवाल UPPSC खूब पूछता है। पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला सांसद या कुछ भी करके पहली महिला का जो पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है UPPSC में। तो आप ये याद रखिएगा। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रितु खांडूरी। ये पिछली बार क्वेश्चन UPPSC में ये पूछा गया था। ये देखिए, पिछली बार UPPSC में सवाल पूछा गया था। और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली अध्यक्ष चुने जाने वाली भारतीय है
पहली भारतीय जगजीत पवाड़िया। कौन? जगजीत पवाड़िया। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। और बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है? बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर वैशाली हिवासे। क्या नाम है इनका? वैशाली हिवासे बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है। ये इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो प्रीतिंकर दिवाकर। ये यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो प्रीतिंकर दिवाकर इनके ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अगला है सशस्त्र सीमा बल के नए डीजी कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल के नए डीजी एक महिला को नियुक्त किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की वरिष्ठ जो नई डीजी कौन नियुक्त हुई है, डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? तो ये आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को एसएसबी की पहली ये महिला डीजी नियुक्त किया गया है। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अभी नागालैंड में चुनाव हुए थे। कहाँ कहाँ चुनाव हुए थे? नागालैंड में, मेघालय में और त्रिपुरा में। तो ये नेफ्यू रियो। तो आपको ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना है कि अभी 5वीं बार लगातार नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नेफ्यू रियो। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है वो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बेलुआर्ट। कौन है? डीना बेलुआर्ट, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नताशा पर्क-मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला माफ़ कीजिएगा यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री, यहाँ पर आप ये काट दीजिएगा, मैं इटली क्योंकि इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो है जॉर्जिया मेलोनी। और इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? मैनुएला रोकाबेटो। कौन है? मैनुएला रोकाबेटो। ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और जबकि इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो है जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। अभी भारत आई थी, इनकी भारत यात्राएं हुई थी G20 में भी, और इसके बाद रायसीना डायलॉग में भी ये आई थी। तो अभी जो एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है पाकिस्तान से संबंधित, वो है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला कौन है? तो है आयशा मलिक। हालांकि ये पुराना करंट अफेयर है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस में ऐसे पाकिस्तान से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं पाकिस्तान में नियुक्ति से संबंधित, खासकर राष्ट्रपति और अगर पाकिस्तान में कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है उससे संबंधित भी। और होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं सियोमारा कास्त्रो। कौन है? सियोमारा कास्त्रो। और ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो है नजला बिडेन रोमधाने। ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं नजला बिडेन रोमधाने। और इसके अलावा समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं फियामे नाओमी मताफा। समोआ जो है ये न्यूजीलैंड के पास एक द्वीपीय देश है और इस साल इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये आसियान के जो 10 राष्ट्र हैं उनमें एक राष्ट्र ये भी शायद जुड़ने वाला है, ऐसी बात चल रही है। तो समोआ को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तंजानिया की अभी हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं सामिया सुलुहु हसन। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनगोजी ओंकोला एविएजा ये नाइजीरिया की हैं और WTO की पहली महिला प्रमुख बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रेयाना बर्नावी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बर्नावी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन है? मैंने बताया ना, अगर पाकिस्तान की अगर कोई भी प्रमुख नियुक्ति हुई है तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बाजवा की जगह ली है। आप बाजवा के बारे में जानते होंगे, ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे पहले, अब इनकी जगह असीम मुनीर नियुक्त हुए हैं।
आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ग्रेग बर्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, ग्रेग बर्कले जो है आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साबा कारोसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कारोसी अभी नियुक्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक भारतीय व्यक्ति को एफएटीएफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार एफएटीएफ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल मतरोसी। नौरा अल मतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं, नौरा अल मतरोसी। और यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन है? यूनिसेफ की नई प्रमुख है कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी कौन नियुक्त हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अजय बंगा। भारतीय मूल के व्यक्ति अजय बंगा अभी हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है वो है आईएलओ के बाहरी लेखा परीक्षक। आईएलओ के बाहरी लेखा परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू। आप जानते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो है हमारे सीएजी हैं, ठीक है ना, हमारे सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उन्हीं को आईएलओ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया है, इसलिए ये नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यूएनएचसीआर ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है यूनाइटेड नेशन का, उसमें विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला है केपी अश्वनी। केपी अश्वनी यूएनएचसीआर में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला है केपी अश्वनी, ये भी महत्वपूर्ण नियुक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अनिल कुमार। अनिल कुमार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। और आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम को आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं इंदरमीत गिल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कई सारे भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए हैं? इंदरमीत गिल। और इसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेंगे हमारे आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी जो प्रमुख नियुक्तियां हैं, जैसे नेपाल का देख लेते हैं। तो नेपाल के भी राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं रामचंद्र पौडेल। अभी मैंने इसको पहले भी कवर किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से देख लें। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अभी नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड नियुक्त हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। तो ये हमने जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी बहुत ढेर सारी होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जिस प्रकार के प्रश्न यूपीपीसीएस पूछता है, वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। इसके बाद हम महत्वपूर्ण लेखक यानी कि जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और लेखक हैं वो कवर करेंगे। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और थीम है वो भी हम आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे, धन्यवाद। तो अभी तक हमने इस वीडियो में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां और पदाधिकारी हैं उन सबको अच्छे से कवर कर लिया है। और अब इसके बाद हम जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें चर्चा में रही हैं, जितनी बुक्स चर्चा में रही हैं और उनके राइटर, उनके लेखक, वो देखेंगे। ज़्यादातर बुक्स जो रहती हैं वो आप जानते हैं सब इंग्लिश में ही लिखी जाती हैं, और मैं चाहता हूं कि नाम में कोई परिवर्तन ना होने पाए, इसलिए इंग्लिश में ही वो सारे नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। बस राइटर का नाम मैं हिंदी में दे दूंगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो सके। तो आज की जो पहली पुस्तक है वो है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये पूर्व जो सीडीएस हैं जनरल विपिन रावत, उन पर बेस्ड एक किताब है और इसे लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बुक की ओर। जो अगली महत्वपूर्ण बुक जो चर्चा में रही है वो है एज गुड एज माई वर्ड। ये के एम चंद्रशेखर नामक एक लेखक ने लिखी है
और अगली है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। ये संजय सिंह यादव जी ने ये किताब लिखी है और उम्मीद करता हूँ ये याद रहेगी। और अगली है विक्ट्री सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी की किताब है और इसका जिक्र मैंने पहले भी किया हुआ है। इन पर जब हमला हुआ था उससे पहले उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और अभी ये रिलीज हुई है। तो विक्ट्री सिटी आपको याद रखना है, सलमान रुश्दी की किताब है, बहुत ही जानने माने लेखक है ये। अगली बुक है रिफॉर्म नेशन। रिफॉर्म नेशन ये गौतम चिकरमाने की एक कृति है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, रिफॉर्म नेशन, गौतम चिकरमाने। अगली जो बुक है वो है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये मेघनाथ देसाई जी की लिखी हुई किताब है, ये भी आप याद रखेंगे। अगली पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शशि थरूर जी की है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और पुस्तक का नाम है अम्बेडकर अलाइव, अम्बेडकर अलाइव, ये शशि थरूर जी ने ये किताब लिखी है, अम्बेडकर अलाइव, ये आपको याद रखनी है। अगली जो महत्वपूर्ण किताब है वो है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, ये संजीव सन्याल ने ये पुस्तक लिखी है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे बेस्ड है, तो ये भी पुस्तक इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पुस्तक की ओर। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है जदूनामा। क्या नाम है? जदूनामा। ये जावेद अख्तर पर आधारित एक बुक है और इसे अरविंद मंडलोई ने लिखा है। अरविंद मंडलोई लेखक हैं, इन्होंने जावेद अख्तर पर आधारित एक पुस्तक जदूनामा लिखी हुई है। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है कम लेट्स रन। कम लेट्स रन, ये अगली पुस्तक है और इसको लिखा है सुब्रमण्यम जी ने, इसको लिखा है सुब्रमण्यम जी ने। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है बिहेव ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, और विग्नेट्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ये विक्रम संपत ने लिखी है, ये भी एक जाने माने लेखक है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, वह इतना भी याद रखेंगे तो शायद याद जाएगा, ये विक्रम संपत जी की लिखी हुई किताब है। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर सी रंगराजन जी ने ये किताब लिखी है, फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन किताब है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है फिट एट माई एज, फिट एट एनी एज, फिट एट एनी एज, ये एयर मार्शल पीवी अय्यर जी की लिखी हुई किताब है, फिट एट एनी एज। अगली जो महत्वपूर्ण किताब है वो है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, ये गौतम बोरा जी की लिखी किताब है, गौतम बोरा, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रिमेंसिंग ची वॉयज, ये रंजीत बी राय और अरित्रा बनर्जी की लिखी किताब है, ऐसी बहुत टफ नाम है, तो थोड़ा सा आप बस इतना याद रखिएगा कि इंडियन नेवी पे बेस्ड एक एट द रेट 75 पे एक बुक है जिसे रंजीत बी राय और अरित्रा बनर्जी ने लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अ लाइफ इन द शैडो अ मिरर, अ लाइफ इन द शैडो अ मिरर, ये ए.एस. दुतल नामक एक लेखक किताब है, ये भी आप याद रखेंगे। अगली है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, ये शेखर पाठक जी की किताब है, ये शेखर पाठक जी की पुस्तक है द चिपको मूवमेंट, ये भी आप याद रखेंगे। अगली बुक है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन, ये किताब अनसर्टेन टाइम, ये मिशेल ओबामा किताब है, इंपॉर्टेंट है, आप फिर से इसको देख लीजिए। किताब का नाम है द लाइट वी कैरी, यही याद रखिएगा। देखो बहुत बड़ा नाम हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए छोटा नाम याद रखने की कोशिश कीजिएगा। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, ये मिशेल ओबामा जी की किताब है, और मिशेल ओबामा के बारे में आप जानते हैं, बराक ओबामा की पत्नी रही हैं। और ये अगली पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल, ये सेन वॉटसन की किताब है, सेन वॉटसन एक क्रिकेटर है और इनकी किताब है विनिंग द इनर बैटल, ये सेन वॉटसन किताब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है 100 ग्लोरियस ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग, ये हरदीप सिंह पुरी, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं
इनकी किताब है 100 ग्लोरियस ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग। शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए हैं, उस पर इन्होंने एक बुक लिखी हुई है। अगली जो पुस्तक है वो है आफ्टर तियानमेन द राइज ऑफ चाइना। आफ्टर तियानमेन द राइज ऑफ चाइना, ये विजय गोखले ने चीन के ऊपर पूरी एक पुस्तक लिखी है। तो ये भी आप याद रख सके तो याद रखिएगा। हरदीप पुरी वाली ऊपर जरूर याद रखिएगा। अगली भी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू द सेल्फ रिलायंस। तो ये किताब भी पूर्व आरबीआई गवर्नर विमल जालान जी ने लिखी है। विमल जालान काफ़ी पुराने आरबीआई गवर्नर हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये महत्वपूर्ण किताब है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो द लास्ट हीरोज, ये पी साईनाथ जी की लिखी हुई किताब है। मैंने बहुत शॉर्ट में जो कम से कम बुक्स हो सकती थी, जो इम्पोर्टेंट हो सकती थी, उन्हीं को सिलेक्ट किया है। और केवल 23 बुक्स हैं, इन्हें आप बार बार रिवाइज कर जाइएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप जो लिंक दिया वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम यहीं पर महत्वपूर्ण दिवस और थीम भी एक साथ कवर कर लें। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो चर्चा में रहे हैं, दिवस तो पूरे साल में ढेर सारे होते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट दिवस हैं जिन पर पीसीएस कई बार सवाल पूछ चुका है या जिन पर सवाल पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, केवल वही दिवस कवर किए गए हैं और उनकी थीम कवर की गई है कि इस वर्ष उनकी थीम क्या थी। ठीक है, चलिए सबसे पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये 7 अप्रैल को भी मनाया गया है और इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। अगला है क्षय रोग दिवस। 24 मार्च 2023 को 24 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ये क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस की थीम थी। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है विश्व जल दिवस। आप जानते हैं 22 मार्च को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, ये जल दिवस की थीम थी और जल दिवस आप याद रखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या वैक्सीनेशन डे, ये 16 मार्च को मनाया जाता है और वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, ये इसकी थीम थी। वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, ये इसकी थीम रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को। आप अच्छी तरह जानते हैं इसे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये इसकी थीम थी इस साल। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो है विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये विश्व वन्य जीव दिवस जो 3 मार्च को मनाया जाता है उसकी थीम थी। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, रामन इफेक्ट के खोज जब हुई थी उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, बिल्कुल याद रखिएगा, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2023। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2023 को मनाया जाता है और इसकी थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ठीक है, तो आपको ये थीम और ये दिवस आपको याद रखना है। अगला जो दिवस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये सबको याद है। एक्चुअली हुआ ये है कि मैंने ज़्यादातर मैंने आपसे कहा था कि एनवायरनमेंट के सारे दिवस जो है वो इम्पोर्टेंट है और एनवायरनमेंट के सभी दिवस मैंने कवर किए हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो भी मैंने कवर किए हैं और उनकी थीम भी कवर की है। ठीक है, तो देखिए विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इस वर्ष इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी। 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग
वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम रही है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत, ये राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी और 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उसकी मातृभाषा की महत्ता को भूले हुए। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उसकी मातृभाषा की महत्ता को भूले हुए, ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, उसकी थीम है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और प्रवासी भारतीय दिवस ठीक एक दिन पहले 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है उसकी थीम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण दिवस की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है विश्व मृदा दिवस, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी सॉयल वेयर फूड बिगिंस। सॉयल वेयर फूड बिगिंस, ये इसकी थीम थी, ये आप याद रखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चीता हमारे देश में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसकी थीम थी। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है विश्व एड्स दिवस और आप अच्छी तरह जानते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इक्वालिटी। क्या थीम थी? इक्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण दिवस की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम इस बार थी आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट आवर फ्यूचर। आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है उसकी थीम है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप सब अच्छे से एनवायरनमेंट में पढ़े होंगे और इस बार विश्व ओजोन दिवस की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये 35 वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हुए हैं, इसी उपलक्ष्य में ये थीम है। और विश्व जनसंख्या दिवस आप सब जानते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इस वर्ष अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ फॉर ऑल। अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, ये विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं ये विश्व पर्यावरण दिवस, ये विश्व है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है लेकिन इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम है ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी है हमारे पास और इसी को हमें बचा के रखना है, इसलिए ये थीम रखी गई है ओनली वन अर्थ। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को मनाया जाता है और योग फॉर ह्यूमैनिटी, योग फॉर ह्यूमैनिटी, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी इस बार, योग फॉर ह्यूमैनिटी। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ये जैव विविधता दिवस होगा, 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसको सुधार लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये अंतर्राष्ट्रीय विविधता जैव विविधता दिवस की थीम थी। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इस बार इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये 22 अप्रैल को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है ये हमने आज कवर किए। तो हमने लगभग सारे तरह के हर तरह के करंट अफेयर कवर कर लिए हैं और यहीं पे आज के आपके 900 टॉपिक को टोटल 900 टॉपिक ख़त्म हो रहे हैं और आगे जो 100 टॉपिक बच रहे हैं उन 100 टॉपिक्स में हम अप्रैल के कुछ बचे हुए करंट अफेयर और जो मार्च के कुछ करंट अफेयर रह गए थे वो, तो मार्च और अप्रैल के बचे हुए करंट अफेयर हम आगे के 100 टॉपिक में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज बढ़िया लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ करंट अफेयर, काफ़ी जितने पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो सब कवर किए हैं इसमें। इनका बार बार रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।